गुड मॉर्निंग, नमस्कार। उम्मीद है आप कैसे होंगे? अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे, लाजवाब होंगे, आप मन लगाकर स्टडी कर रहे होंगे। चलिए, मेरी उम्मीद है कि आप बेहतर से बेहतर करें, इसीलिए आपका आर.के. पांडे सर क्लासेज आर.के. पांडे सर ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो चलिए, मैं हूँ आर.के. पांडे, आपके लिए क्लास 10th के संस्कृत के लिए मैं दूसरा चैप्टर लेकर आया हूँ जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभव। याद रहे दम सेकंड चैप्टर है पाटलिपुत्र वैभव। दम संदार भाषा में आप पाटलिपुत्र वैभव को पढ़ेंगे। पाटलिपुत्र वैभव ये दम संदार भाषा है और याद रहे पाटलिपुत्र वैभव में जो आप पढ़ोगे मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस चैप्टर में 100 में 100 लाओगे, दम 100 में 100। ये चैप्टर आपके लिए दम शानदार रहेगा और आपके लिए मैं संस्कृत में ड्रीम लेकर आया हूँ दम 100 बाई 100। याद रखेंगे 100 बाई 100। इसलिए शानदार टॉपिक के अनुसार में क्लास 10th में बेहतर करें। ऐसे मेरे कई कैंडिडेट हैं जो संस्कृत में 100 में 100 लाए हैं और इसीलिए मैं आपका एक यूट्यूब बनाया और इसमें मैं आपके लिए लेकर आया ताकि आप संस्कृत में आप भी बेस्ट कर सको। तो याद रहे ड्रीम रखेंगे संस्कृत में 100 में 100 और दम आसान भाषा में सबसे आसान हिंदी भाषा में पढ़ेंगे। याद रहे मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे द्वारा जो भी पढ़ाए जाएंगे आपके परीक्षा में मैच करेगा। और याद रहे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों दम शानदार रहेंगे, इसलिए याद रखेंगे। दम ध्यान से समझिए कि पाटलिपुत्र वैभव है क्या। पाटलिपुत्र का अर्थ होता है पटना। याद रहे पटना, पाटलिपुत्र का अर्थ होता है पटना और वैभव का अर्थ होता है सुंदरता। याद रहे सुंदरता, इसलिए इसका पूरा नाम हो गया पटना की सुंदरता। पाटलिपुत्र वैभव का पूरा अर्थ होता है पटना की सुंदरता। यहाँ से आपका फर्स्ट प्रश्न पूछे जाएंगे कि पटना की कहानी 2500 वर्षों पुराना है। कितना 100 वर्षों पुराना है? तो 2500 वर्षों पुराना है। याद रहे पटना की कहानी कितना 100 वर्षों पुराना है? तो 2500 वर्षों पुराना है। याद रहे यहाँ पे ये भी आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि पटना की कहानी 2500 वर्षों पुराना है, पर पटना जो है ये बिहार राज्य की राजधानी है। बिहार राज्य की क्या है बेटा? राजधानी है। याद रखेंगे बिहार राज्य की राजधानी है। कौन राजधानी है? तो पटना है। याद रहे पटना बिहार राज्य की राजधानी है। इस पटना नगर धार्मिक क्षेत्रों में, याद रखेंगे धार्मिक क्षेत्र के लिए और उद्योग क्षेत्र के लिए और राजनीति क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। राजनीति क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। याद रखेंगे दम यहाँ से 3 गो प्रश्न दम मजेदार, यानी यहाँ से सब्जेक्टिव प्रश्न पूछने की पूर्ण संभावना बनती है कि बताए पटना कौन कौन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है। दम 2 नंबर के आएगा। तो याद रखेंगे पटना जो है वो धार्मिक क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्रों में और राजनीति क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है। इतना लिखेंगे आपको 2 नंबर मिल जाएगा। याद रहे इसी पटना नगर में मेगा अष्टनीज बहुत से विदेशी यात्री जैसे में मेगा अष्टनीज हुएनसांग, याद रखेंगे हुएनसांग और इतिसंग तथा फहियान जैसे विदेशी यात्री हमारी पटना नगर में आए और यहाँ रहे, यहाँ अधिक से अधिक दिनों तक रहा और यहाँ से रहकर जब अपने देश को लौटा तो अपनी भाषा के अनुसार पटना का वर्णन अपने अपने काव्यों में किया। याद रहे यदि मेरी भाषा हिंदी है तो मैं आपको पटना के बारे में हिंदी में बता रहा हूँ, दम आसान भाषा में बता रहा हूँ। अगर ये सभी विदेशी यात्रियों का जो भाषा है उस भाषा में पटना नगर का वर्णन किया, तो यहाँ से भी दम लाजवाब प्रश्न आएंगे कि कौन कौन विदेशी यात्री पटना नगर में आए थे। जैसे में मेगास्टनीज, हुएनसांग, इतिसंग तथा फहियान जैसे विदेशी यात्री पटना नगर में आए। याद रहे पटना का सामान्य परिचय इस पाठ में दिया गया है, यानी सामान्य परिचय पटना का क्या लैंग्वेज है, क्या इसकी स्थिति रही है, सारी बात को बताया गया है।
तो याद रहे यहाँ से आपको अगला प्रश्न चलेगा कि याद रहे एक कवि है जिनका नाम है दामोदर गुप्त। याद रखेंगे दामोदर गुप्त नामक एक कवि है। एक कवि ने कुटनी मतरनी काव्य की रचना किया था। कौन सा काव्य की? तो कुटनी मतरनी काव्य की रचना किया था। इस काव्य में बताया कि पटना की जो भूमि है, पटना की भूमि विद्वानों की शरण स्थली है। किसकी शरण स्थली है? तो विद्वानों की शरण स्थली है, विद्वानों की शरण स्थली है। और यह पटना की भूमि यानी इंद्र भगवान इंद्र के स्वर्ग से सुंदर है। स्वर्ग से भी क्या है बाबू? तो सुंदर है। याद रहे यहाँ से हम प्रश्न समझिएगा। कहा जाता है कि कवि दामोदर गुप्त के अनुसार एक कुटनी मतरनी काव्य की रचना किया गया। यह कुटनी मतरनी का एक काव्य है। क्या है बाबू? काव्य है। तो ध्यान देंगे, कवि दामोदर गुप्त के अनुसार कुटनी मतरनी काव्य की रचना किया गया। इस काव्य में कहा गया कि पटना की भूमि विद्वानों की शरण स्थली है और यह भगवान इंद्र के स्वर्ग से भी सुंदर है। तो आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा, बताएं पटना की तुलना किससे किया गया? तो भगवान इंद्र के स्वर्ग से। बताएं किसने किया? दामोदर गुप्त नामक कवि ने। किस काव्य में किया? तो कुटनी मतरनी काव्य में। याद रहे पटना की भूमि किसकी शरण स्थली है? तो विद्वानों की शरण स्थली है। वाह, यहाँ से कितने मजेदार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसलिए याद रखेंगे यहाँ से 2 नंबर में अक्सर प्रश्न पूछे जाएंगे कि कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पटना कैसी नगर है। याद रहे दोस्तों, पूछा जाएगा प्रश्न कि कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पटना कैसी नगर है, या कवि दामोदर गुप्त नामक कवि ने कुटनी मतरनी में पटना के बारे में क्या कहा। यहाँ से एकदम शानदार प्रश्न पूछा जा सकता है और ये सब प्रश्न जो है एकदम लाजवाब है। ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत महत्वपूर्ण यह चैप्टर है। अगर फिर से ध्यान से सुने, कवि दामोदर गुप्त के अनुसार कवि दामोदर गुप्त नामक कवि ने कुटनी मतरनी काव्य की रचना किया। इस काव्य में यह बताया कि पटना की भूमि विद्वानों की शरण स्थली है और यह भगवान इंद्र के स्वर्ग से सुंदर है। बहुत लाजवाब प्रश्न है। याद रहे ये इसके बाद में कहा जाता है कि इतिहास काल में सुना जाता है। याद रखेंगे इतिहास में सुना जाता है कि बुद्ध काल में जिस समय महात्मा बुद्ध जीवित थे उस समय की बात है कि इतिहास में सुना जाता है कि बुद्ध काल में गंगा नदी के किनारे याद रहे इतिहास में सुना जाता है कि बुद्ध काल में गंगा नदी के किनारे एक पात्री ग्राम स्थित था। कौन ग्राम स्थित था बाबू? तो पात्री ग्राम स्थित था। याद रहे इतिहास काल में सुना जाता है कि बुद्ध काल में गंगा नदी के किनारे एक पात्री ग्राम स्थित था। इस पात्री ग्राम में भगवान बुद्ध तपस्या करने के बाद आए थे। भगवान बुद्ध बहुत तपस्या किए थे अपने जीवन में, तब यह पटना नगर में आए थे। भगवान बुद्ध के द्वारा कहा गया कि यह गांव है जो भगवान बुद्ध के समय में पात्री ग्राम एक छोटा सा गांव के रूप में था। यह गांव एक दिन महानगर बन जाएगा। याद रहे यह गांव एक दिन क्या बनेगा? महानगर बनेगा। परंतु परंतु यहाँ आग लगने से, झगड़ा से और बाढ़ से यह नगर हमेशा भयभीत होता रहेगा और आने वाले समय में यह नगर को पटना कहा जाने लगेगा। ऐसा भगवान बुद्ध ने कहा। फिर से ध्यान से सुनिए दम, याद रहे दम, सेंस आप अपने दिमाग में ब्रेन में दम बैठा लीजिए। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न जरूर पूछेंगे। कहा जाता है कि इतिहास में सुना जाता है कि बुद्ध काल में गंगा नदी के किनारे एक पात्री ग्राम स्थित था। यहाँ भगवान बुद्ध बहुत तपस्या करने के बाद आए थे और इनके द्वारा कहा गया कि यह गांव एक दिन महानगर बनेगा। याद रहे यह गांव एक दिन महानगर बनेगा। परंतु आने वाले समयों में यहाँ आग लगने से, बाढ़ से और झगड़ा से यह नगर हमेशा भयभीत होता रहेगा। कालांतर काल में इस नगर को यानी इस पात्रीग्राम को पटना के नामों से जाना जाएगा, ऐसा भगवान बुद्ध ने कहा। तो याद रहे यहाँ से आपका 2 नंबर का प्रश्न आएगा कि भगवान बुद्ध ने पटना के बारे में क्या कहा था। याद रहे ऐसे प्रश्न आएगा या पूछेगा कि भगवान बुद्ध ने पटना के बारे में क्या भविष्यवाणी की। तो याद रहे आप एकदम उत्तर संधार भाषा में लिखोगे कि पटना भगवान बुद्ध के समय भगवान बुद्ध ने पटना के बारे में यही कहा था कि यह गांव एक दिन महानगर बनेगा।
परंतु आग लगने से, झगड़ा से और बाढ़ से यह नगर हमेशा भयभीत होता रहेगा। आने वाले समय में यह नगर को पटना कहा जाने लगेगा। एकदम 2 नंबर का प्रश्न, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। यहाँ से आपको परीक्षा में आना है तो आना है, चाहे परीक्षा में रो कर क्यों ना आए, बाकी आएगा, एकदम रामबाण है। समझ गए? याद रखना, माइंड में सेट कर लो कि वाई आर के पांडे सर ऐसा कहा है। समझ गए? याद रहे। इसके बाद में बहुत से और मैंने अभी क्या कहा कि भगवान बुद्ध पटना के बारे में यही कहा कि यह गांव एक दिन महानगर बनेगा, परंतु आने वाले समय में यह नगर इस नगर में आग लगने से, बाढ़ से, झगड़ा से भयभीत होता रहेगा। कालांतर काल में इस नगर को पटना के नामों से जाना जाएगा। यहाँ से प्रश्न आएगा। अब आता है इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल। तो याद रहे, चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखेंगे, दम परीक्षा में दम प्रश्न। यानी जब पटना नगर में चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल आने लगा तो पटना की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट था। पटना की रक्षा व्यवस्था कैसा था बेटा? तो उत्कृष्ट था। दम परीक्षा में प्रश्न आएगा, याद रहे, पटना का रक्षा व्यवस्था कैसा था? और उत्कृष्ट था। और पटना नगर में जो विदेशी यात्री आया था मेगास्थनीज, वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही आया था। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में पटना नगर में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। याद रखेंगे, जो मेगास्थनीज है यह यूनान का राजदूत था। कहाँ का राजदूत? यूनान का। याद रखेंगे, यूनान का राजदूत था। कौन यूनान का राजदूत था? तो मेगास्थनीज। मेगास्थनीज किसके शासन कालों में पटना नगर में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का। याद रहे, यहाँ से 2-3 प्रश्न दम ऑब्जेक्टिव आपके लिए दम महत्वपूर्ण है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पटना की रक्षा व्यवस्था कैसी थी? तो उत्कृष्ट थी। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज आया था। मेगास्थनीज कहाँ के रहने वाला? तो यूनान का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। इसके बाद राजा अशोक, यानी सम्राट अशोक की बात होता है। सम्राट अशोक की बात होता है। और सम्राट अशोक के समय में पटना की रक्षा व्यवस्था, याद रखेंगे, पटना की रक्षा व्यवस्था और मजबूत हो गया था। क्या हो गया था बाबू? मजबूत हो गया था। यानी सम्राट अशोक के शासनकाल में पटना की रक्षा व्यवस्था और मजबूत हो गया था। इसके बाद में कहा जाता है कि एक राजशेखर नामक कवि है। कौन कवि है? तो राजशेखर नामक कवि है। राजशेखर नामक कवि है। राजशेखर एक कवि है। यह कवि ने बताया है, इन्होंने अपने जीवन में स्व काव्य मीमांसा काव्य की रचना किया है। स्व काव्य मीमांसा, याद रखेंगे, स्व काव्य मीमांसा की रचना किया है। इस स्व काव्य मीमांसा में बताया है कि पाणिनि, याद रखेंगे दम, पाणिनि, पतंजलि, पतंजलि, वररुचि, कौन बाबू? बररुचि, और पिंगल, पिंगल तथा व्याधि, तथा क्या? व्याधि, याद रखेंगे, व्याधि जैसे महर्षियों। देखो, कहा जाता है कि राजशेखर नामक कवि ने स्व काव्य मीमांसा काव्य की रचना किया है। और इस काव्य में यह बताया है कि पाणिनि, पतंजलि, वररुचि, पिंगल तथा व्याधि जैसे अनेक महर्षियों का, याद रखेंगे, अनेक महर्षियों का, यानी महर्षियों का परीक्षा भूमि रहा है। यहाँ क्या रहा है बाबू? तो परीक्षा भूमि रहा है। परीक्षा भूमि रहा है। और यहाँ परीक्षा देकर अपने अपने क्षेत्रों में विद्वान हो गया, और विद्वान होकर यानी उच्चतम गति को प्राप्त कर गया। इसलिए जब ये उच्चतम गति को प्राप्त करने लगा तो इसी समय पाणिनि को यानी अनेक प्रकार से ज्ञान प्रदान होने लगा। और इसको संस्कृत व्याकरण का रचयिता के रूप में माना गया है। इसलिए यहाँ से पटना को यानी प्राचीन शिक्षा का केंद्र कहा जाता है। प्राचीन शिक्षा का केंद्र कहा जाता है। प्राचीन शिक्षा का केंद्र पटना को कहा जाता है। याद रहे, परीक्षा में प्रश्न आएंगे, प्राचीन पटना को शिक्षा का केंद्र कहा जाता है, क्यों? यहाँ से 2 नंबर का प्रश्न आएगा। और प्राचीन पटना को यानी शिक्षा का केंद्र किसको कहा जाता है? तो पटना को। तो प्राचीन पटना को शिक्षा का केंद्र कहा जाता है, क्यों? यहाँ से जो भी प्रश्न आएंगे तो कहोगे पाणिनि, पतंजलि, बररुचि,
पिंगल तथा व्याधि जैसे महर्षियों की पटना नगर में परीक्षा भूमि रही है और परीक्षा देकर अपने अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण हो गया है। इस प्रकार से प्राचीन पटना को शिक्षा का केंद्र कहा जाता है। दम 2 नंबर में आप इतना लिखिए, आपका 2 अंक दम पक्का है। याद रहे, इसी प्रकार से कहा जाता है कि पाणिनि, पतंजलि, बर्रुचि, पिंगल तथा व्याधि जैसे महर्षियों का परीक्षा भूमि के बाद इसका कर्म भूमि रहा है। कौन भूमि रहा है? तो कर्म भूमि रहा है। कर्म भूमि रहने के कारण इसको कुल निवास कहा जाता है। सरस्वती कुल निवास कहा जाता है। सरस्वती कुल निवास कहा जाता है। सरस्वती कुल निवास या सरस्वती कुल गृहम कहा जाता है। याद रखेंगे, कुल गृहम। याद रहे, यानी पाणिनि, पतंजलि, बर्रुचि, पिंगल तथा व्याधि जैसे महर्षियों का कर्म भूमि रहा है, इसलिए प्राचीन पटना को सरस्वती कुल निवास कहा जाता है या प्राचीन पटना को सरस्वती कुल गृहम कहा जाता है। यहाँ से ये भी प्रश्न आएगा कि प्राचीन पटना को सरस्वती कुल निवास कहा जाता है, क्यों? या ऐसे पूछेगा, यानी पटना को सरस्वती कुल गृहम कहा जाता है, क्यों? याद रहे, जैसे पूछे आपको दम लाजवाब भाषाओं में लिख देना है। याद रहे, दम एक ही बात याद रहे, बस कुछ नहीं, आर के पांडे, बस कि आर के पांडे सर ने हमको बताया, हम लिख के ही आएंगे। दम छोड़ना नहीं है, जिस दिन छोड़ देगा उस दिन बहुत पछताओगे। याद रहे, यहाँ से अब देखो एक और प्रश्न है। संस्कृत के पुराण या ग्रंथ में, संस्कृत के पुराण या ग्रंथ में, याद रखोगे, संस्कृत के पुराण या ग्रंथ में पटना के 2 नाम मिलते हैं। पटना के कितने नाम मिलते हैं? तो 2 नाम मिलते हैं। उसमें से पहला नाम है पुष्पपुर। पहला क्या नाम, कौन नाम है? तो पुष्पपुर नाम है, और दूसरा नाम है कुसुमपुर। दूसरा कौन पुर बाबू? कुसुमपुर। याद रखेंगे, संस्कृत के पुराण या ग्रंथ में पटना के 2 नाम मिलते हैं। उसमें से पहला है पुष्पपुर और दूसरा कुसुमपुर। याद रहे, प्राचीन पटना का सबसे पहला पुराना नाम है क्या? पात्रीग्राम। जिस समय भगवान बुद्ध थे तब पात्रीग्राम, और उसके बाद उससे भी पुराना नाम है पुष्पपुर और कुसुमपुर। याद रहे, जिस समय पटना को पुष्पपुर और कुसुमपुर नाम था, वहां पे बहुत से गुलाबों की फूलों की खेती किया जाता था। बहुत से गुलाब की फूलों की खेती किया जाता था। गुलाब की जो फूल होती थी वो रंग बिरंग होती थी, विभिन्न प्रकार की होती थी, नाना प्रकार की होती थी। जैसे में लाल गुलाब, पीला गुलाब, हरा गुलाब, काला गुलाब, उजला गुलाब, यानी कहने का मतलब अनेक प्रकार का गुलाब। याद रहे, जिस समय पटना नगर में का नाम पुष्पपुर और कुसुमपुर था, उस समय पटना नगर में बहुत से गुलाब के फूलों का उत्पादन होता था। बहुत से गुलाब के फूलों का क्या होता था बाबू? तो उत्पादन होता था। याद रखेंगे, उत्पादन होता था। क्या होता था? उत्पादन होता था। बहुत से गुलाब के फूलों के खेती होता था, उत्पादन होता था। बहुत से गुलाब के फूल की खेती होता था, अनेक प्रकार का गुलाब निकलता था। याद रहे, जिस समय पटना नगर का नाम पुष्पपुर और कुसुमपुर था, वहां पे अधिक गुलाबों की फूलों की खेती किया जाता था। उसी समय विदेशी यात्री पटना नगर में आया था और यहाँ भ्रमण करता था, घूमता था। घूमने में उसको मनमोहक लगता था। गुलाब भी बहुत शानदार रहता था। क्या उससे सुगंध निकलती थी, क्या उससे खुशबू निकलता था, बहुत मजेदार। जानते हैं, जितने भी विदेशी यात्री थे, सभी गुलाब के फूल की खुशबू को पाकर अधिक से अधिक दिनों तक यानी पटना नगर में रहा था। बहुत पटना नगर में रहा, और पटना नगर में रहकर उच्चतम ज्ञान की प्राप्ति करते हुए वह हमारे बिहार यानी बिहार को छोड़कर, पटना को छोड़कर वह अपने देश में चले गए और अपने देश में जाकर हमारी पटना नगर का वर्णन किया। समझ गए? याद रहे, ऐसी स्थिति हमारी पटना नगर का था। ऐसी स्थिति में पटना बहुत लाजवाब था, और लाजवाब होने के कारण यहाँ पे अनेक प्रकार के लोग घूमने आता था। याद रहे, समझ लिया जाए, कहा जाता है कि बहुत से जो गुलाब का फूल था, गुलाब को फूल को कहते हैं पाटल, और पुष्प का मतलब कहते हैं फूल। यानी पाटल पुष्प के पुत्रिका से, याद रखेंगे, पाटल पुष्प की पुत्रिका से, पुतलिका, पुत्रिका से पात्रीपुत्र शब्द निकला है। कौन शब्द निकला है? तो पात्रीपुत्र शब्द निकला है। पात्रीपुत्र शब्द निकला है।
कौन शब्द निकला है? तो पाटलिपुत्र शब्द। फिर से समझेंगे, पाटल पुष्प की पुत्रिका से पाटलिपुत्र शब्द की उत्पत्ति हुआ है। यानी कहने का मतलब समझो, अब पाटल पुत्रिका क्या होता है, पाटल पुष्प की पुत्रिका क्या होता है, वो एकदम शानदार भाषा में समझे। मान लिया जाए कि एक डॉल बना लिया गया, डॉल बना दिया गया, जैसे यह इस प्रकार की लकड़ी है और इस लकड़ी में एक लकड़ी को ऐसे करते और करके उसको बहान कर उसको गुड़िया पहले लड़कियां लोग बनाती थी। हम लोग के जब जब छोटे छोटे थे तो बहुत सी लड़कियां गुड़िया बनाती थी, हम लोग भी गुड़िया बनाते थे। और गुड़िया बनाकर जैसे देखिए वो शादी विवाह में जयमाला होता है, तो जयमाला होता है तो जयमाला के किनारे देखना ऐसे एकदम साइड साइड में बहुत से फूल खोसा हुआ रहता है रेडीमेड वाला। ठीक उसी प्रकार से जो गुलाब का फूल था, यानी गुलाब के फूल यानी गुड़िया बना दिया, साड़ी उड़ी पहना दिया, गुड़िया बना दिया और बहुत से गुलाब के फूल को तोड़कर उसमें खोस दिया गया, तो पाटल पुष्प की पुत्रिका बन गया। पुत्रिका का मतलब होता है गुड़िया। याद रहे, गुलाब के फूल के गुड़िया से पाटलिपुत्र शब्द निकला है। और इसके बाद कहा जाता है कि इसके बाद सर गुप्त वंश का शासन काल में पटना में आता है। कौन वंश का? तो गुप्त वंश का शासन काल आता है। याद रखेंगे, गुप्त वंश के शासन काल में, गुप्त वंश के शासन काल में शरद ऋतु के आगमन होने पर, कौन ऋतु? तो शरद ऋतु कहा जाता है। फिर से सुने, गुप्त वंश के शासन काल में शरद ऋतु के आगमन होने पर एक कौमुदी महोत्सव मनाया गया था। कौन उत्सव? तो कौमुदी महोत्सव मनाया गया था। कौमुदी महोत्सव मनाया गया था। गुप्त वंश के शासन काल में शरद ऋतु के आगमन होने पर कौमुदी महोत्सव मनाया गया था। यह कौमुदी महोत्सव है जो दुर्गा पूजा जैसा देखने में प्रतीत होता था। कौन पूजा जैसा? दुर्गा पूजा जैसा देखने में प्रतीत होता था। याद रखेंगे, दुर्गा पूजा जैसा प्रतीत होता था देखने में। लगता था कि कौमुदी महोत्सव में जो भी भाग लिया, समझो कौमुदी महोत्सव में नहीं है, उसको ऐसा अनुभव होता था कि जैसे मानो मैं दुर्गा पूजा का भीड़ में हूँ। याद रहे, याद रहे, गुप्त वंश के शासन काल में शरद ऋतु के आगमन होने पर कौमुदी महोत्सव मनाया गया था और कौमुदी महोत्सव दुर्गा पूजा जैसा लगता था। इस उत्सव में यानी इस कौमुदी महोत्सव में जितने भी नगरवासी थे, जितने भी क्या थे? नगरवासी थे, सबके सब आनंद मगन हो गए थे। सबके सब क्या हो गए? आनंद मगन हो गए थे, सबको खूब आनंद आया था। याद रहे, अब पूछा जाएगा प्रश्न कि बताएं कौमुदी महोत्सव की कौन सा ऋतु में हुआ था? शरद ऋतु में। कौमुदी महोत्सव किसके शासन काल में हुआ था? गुप्त वंश के शासन काल में। कौमुदी महोत्सव कैसा लगता था देखने में? तो दुर्गा पूजा जैसा। बताएं किस उत्सव में पूरे नगरवासी आनंद मगन हो गए थे? तो याद रखेंगे कौमुदी महोत्सव। याद रहेगा, बहुत शानदार प्रश्न है यार। अब यहाँ से 2 नंबर का प्रश्न उठता है कि पटना के प्राचीन महोत्सवों का वर्णन करें। पटना के प्राचीन महोत्सवों का वर्णन करें। तो याद रहे, यहाँ से आप बोलोगे कि पटना में गुप्त वंश के शासन काल यानी गुप्त वंश के शासन काल में शरद ऋतु के आगमन होने पर कौमुदी महोत्सव मनाया गया था। यह उत्सव दुर्गा पूजा जैसा देखने में प्रतीत होता था। इस उत्सव में पूरे नगरवासी आनंद मगन हो गया था। आप इतना लिखोगे, आपका 2 नंबर मिल जाएगा। यानी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव ये दोनों के दोनों शानदार है, बहुत मस्त है। याद रहे, इसके बाद कहा जाता है कि अब मुगल वंश का शासन काल आया। कौन? किसका? मुगल वंश का। मुगल वंश के शासन काल में पटना का विकास हुआ था। याद रखेंगे, पटना का क्या हुआ था? विकास हुआ था। और इसके बाद में अंग्रेजों का शासन काल आया था। सबसे ज्यादा पटना का विकास, सबसे ज्यादा पटना का विकास अंग्रेजों के शासन काल में हुआ था। याद रखेंगे, सबसे ज्यादा पटना का विकास किसके शासन काल में? तो अंग्रेजों के शासन काल में हुआ था। क्यों? क्योंकि अंग्रेज भारत में 200 वर्ष तक राज किया था, इसलिए पटना का खूब विकास यानी अंग्रेजों के शासन काल में हुआ था। याद रहे, इसके बाद बताया जाता है कि पटना की कहानी जो 2500 वर्षों पुराना है, पटना की कहानी जो 2500 वर्षों पुराना है, 2500 वर्षों जो पुराना है, यह मध्यकाल में पता चला था। किस काल में? मध्यकाल में। तो किस पर पता चला था? तो मुद्रा राक्षस पर। किस पर? मुद्रा राक्षस पर। याद रखोगे,
पटना की कहानी 2500 वर्षों पुराना है। यह बात मध्यकाल में पता चला था कि कौन राक्षस पर, तो मुद्रा राक्षस पर पता चला था कि पटना की कहानी 2500 वर्षों पुराना है। याद रहे किस काल में, तो मध्यकाल में। कितना 100 वर्षों पुराना, तो 2500 वर्षों पुराना है। मुद्रा राक्षस का रचना करने वाला का नाम है विशाखा दत्त। कौन दत्त नाम है बेटा, तो विशाखा दत्त नाम है। याद रखेंगे विशाखा दत्त है जो मुद्रा राक्षस का रचना किया था। इसके बाद यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि याद रहे मध्यकाल में, याद रखोगे मध्यकाल में पटना की जर्जर, याद रखें पटना की जर्जर, याद रखेंगे पटना की जर्जर कितना वर्षों तक रही थी, तो 1000 वर्षों तक रही थी। याद रखेंगे कितना वर्षों तक, तो 1000 वर्षों तक। मध्यकाल में पटना की जलजल कहानी कितना 100 वर्षों, 1000 वर्षों। जर्जर का मतलब क्या होता है, प्राचीन, यानी पटना की कहानी 2500 वर्षों पुराना है। यह कब पता चला, तो 1000 वर्षों पहले पता चला। जो 1000 वर्षों पहले पता चला उसी को जर्जर कहा जाता है। तो याद रखेंगे यहाँ से 2 नंबर का प्रश्न उठने की पूर्ण संभावना कि बताएं मध्यकाल में पटना की कहानी 1000 वर्षों जर्जर थी कैसे। अब इतना इसका उत्तर आप दे दोगे, मुझे पूर्ण उम्मीद है, विश्वास है। जिस प्रकार से मैं तुम्हें नॉलेज दे रहा हूँ, शिक्षा दे रहा हूँ पाटलिपुत्र वैभव का, याद रखें वहां से मुझे पूर्ण विश्वास होता है कि आप एक भी प्रश्न नहीं छोड़ोगे। ये मेरा उम्मीद कह रहा है, केवल बशर्ते आपको सेटिस्फाई रूपों में हो जाना चाहिए। बोला जाए अगर यहाँ तक कोई दिक्कत है तो कहिए। चलिए अगर दिक्कत नहीं है तो ये वीडियो आप अपने मित्रों के पास जरूर भेजें और इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और करके लोगों के पास में प्रचार करवाएं कि अब आपका संस्कृत में दूर नहीं हुआ। अब आपके साथ आर के पांडे सर आर के पांडे सर खड़ा है। याद रहे मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम 100 में 100 ठोक कर आओगे और जब तुम परीक्षा देकर निकलोगे तो याद रहे मुस्कुराओगे। सबसे अच्छा कौन सा पेपर गया, तो संस्कृत। एकदम मुस्कुराओगे, बोलोगे, हंसकर आओगे। मुझे पूरा विश्वास है तुम लोगों पर। चलिए इतना बात आपको समझ में आई, अगर नहीं आई तो कमेंट करिए, जरूर मैं तुम्हें समझाने का प्रयास करूंगा। एग्जाम्पल अनेक प्रकार का दूंगा। चलिए मुझे पूर्ण विश्वास है दोस्तों के पास आप भेजोगे। यहाँ से बोलना पड़ेगा भाई, जो सभी लोगों को बोलना पड़ेगा कि अब आर के पांडे सर आए हैं। याद रहे दम वीडियो को लाइक करने में रुकना नहीं है। 2 काम जरूर करना है, पहला लाइक करना है और दूसरा क्या करना है, शेयर करना है अपने मित्रों के पास में। और सब्सक्राइब जितनी संख्या में बढ़े उतने शानदार आपको वीडियो मिलेगा। याद रहे बाबू, अभी तो उतना पैसा हम लोगों के पास में नहीं है। देखो इतना पैसा नहीं है कि मैं आपको डिजिटल बोर्ड पर सेवा दे सकूं। हाँ डिजिटल बोर्ड पर सेवा लेना है तो आप हो जो हमारी मदद कर सकते हो। लोगों के पास में मेरा वीडियो के भेज सकते हो। जितना मेरे वीडियो देखा जाएगा मेरी व्यू बढ़ेगी, सब्सक्राइब बढ़ेगी, लाइक होगी, तब डिजिटल बोर्ड मैं ले लूंगा। याद रहे आप उतना कोशिश करिए, डिजिटल बोर्ड ले लूंगा मैं। आपका प्यार हमारे पास सदा सदा के लिए रहेगा। बच्चों का प्यार जब अध्यापक किसी पर भी रहे तो वह आगे जरूर सक्सेस करता है। चलिए याद रखेंगे जो जितना तपता है उतना ही उगता है। याद रहे जितना तपो, तुम लोगों को तपना ही है बस और कुछ नहीं। याद रहे यहाँ से अब समझो हम लोग टॉपिक की ओर आते हैं। बिहार राज्य जो है वो बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है, पटना है। याद रहे बिहार जो है वो यानी पटना जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन नदी के किनारे है, तो गंगा नदी के किनारे। गंगा नदी पटना के उत्तर दिशा में है। कौन दिशा में है बाबू, तो पटना के उत्तर दिशा में। पटना के उत्तर दिशा में कौन नदी है, तो गंगा नदी है। कौन नदी है, गंगा नदी है। याद रहे पटना बिहार राज्य की राजधानी है। पटना किसकी राजधानी है, तो याद रखेंगे पटना किसकी राजधानी है, बिहार राज्य की राजधानी है। पटना यानी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है। बताएं पटना के उत्तर दिशा में कौन सा नदी बहती है, तो गंगा नदी बहती है। समझ गए। इसी गंगा नदी पर एशिया महादेश के सबसे लंबा पुल, एशिया महादेश के, याद रखेंगे एशिया महादेश के
सबसे लंबा पुल गांधी सेतु, याद रखेंगे गांधी सेतु पुल याद रहे स्थित है। पटना जो है याद रहे इसी गंगा नदी पर एशिया महादेश के सबसे लंबा पुल महात्मा गांधी सेतु पुल स्थित है। याद रहे इसी गंगा नदी पर रेल यान की भी व्यवस्था किया गया है, रेल यान मार्ग की भी व्यवस्था किया गया है। यानी कहने का मतलब इस पर ट्रेन चलाने का भी सुविधा उपलब्ध हो गई है। यानी गंगा नदी में पुल बना दी गई है और वहां पर भी ट्रेन चलती है। याद रहे यही पटना नगर जो है, पटना नगर में महावीर मंदिर, याद रखेंगे पटना नगर में महावीर मंदिर, गोलघर, चिड़ियाघर, याद रखेंगे चिड़ियाघर, तारामंडल, कौन मंडल? तारामंडल, महावीर मंदिर, गोलघर, चिड़ियाघर, तारामंडल, जैविक और सचिवालय, संग्रहालय, याद रखोगे पटना में महावीर मंदिर, गोलघर, चिड़ियाघर, तारामंडल, सचिवालय, संग्रहालय और मौर्य कालिक, जहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य शासन किया था वो चंद्रगुप्त मौर्य कालिक, ये सब के सब पटना के दर्शनीय स्थान है। ये सभी के सभी पटना में क्या है? दर्शनीय स्थल है। आज भी तुम पटना नगर में जाकर दर्शन कर सकते हो। कौन कौन? महावीर मंदिर, गोलघर, चिड़ियाघर, तारामंडल, सचिवालय, संग्रहालय, मौर्यकालिक, उच्च न्यायालय का मतलब हाई कोर्ट, ये सभी पटना में उपलब्ध है। ये सभी दर्शनीय स्थल है। आज भी तुम पटना नगर में जाकर दर्शन कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। याद रहे अब इसके बाद बताया जाता है कि सिख संप्रदाय, ध्यान देंगे, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु, सिख संप्रदाय के केमा गुरु? 10वें गुरु जो थे उनका नाम है गुरु गोविंद सिंह। कौन से? गुरु गोविंद सिंह। याद रहे इस गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है पटना नगर में, जन्म स्थल याद रखेंगे। याद रहे पटना, प्राचीन पटना में सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है। जो जन्म स्थल है वही सिख संप्रदाय के नाम से जाना जाता है और इस सिख संप्रदाय को गुरुद्वारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? गुरुद्वारा कहा जाता है। याद रहे सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल पटना नगर में है और यही सिख यानी जन्म स्थल गुरुद्वारा के नामों से जाना जाता है। तो यहाँ से भी एक प्रश्न उठने की पूर्ण संभावना होती है कि पटना, याद रहे सिख संप्रदाय के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है? 3 वाक्यों में उत्तर दें। तो याद रहे ये भी आप उत्तर दे दोगे। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल पटना नगर में है और इनका जन्म स्थल गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सिख संप्रदाय पटना के नामों से प्रसिद्ध है या महत्वपूर्ण है। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए मैं आज का चैप्टर यानी पाटलिपुत्र वैभव यहाँ तक मैं समाप्त करता हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोगों